ऑफ यू। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल साइकिल, या तो पहले हम लोग जो कल चल रहे थे पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ाई हुई है तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग को समझा देते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे साइटोलॉजी क्या है, उसके बाद उसी में हम लोग टाइप चले सेल बायोलॉजी क्या है। क्या हम लोग पढ़े? सेल बायोलॉजी क्या है, ठीक है। और सेल बायोलॉजी में ही हम लोग आ गए कि सेल बायोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार के सेलर एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो सीपी सॉनसन ने डिस्क्राइब किया था, जिसमें कि सेल साइकिल, सेल डिवीज़न, उसके साथ साथ जो है सेल डिवीज़न के साथ साथ हम डिफरेंट टाइप्स के सेलर एक्टिविटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, जैसे सेलर मेटाबॉलिज्म। तो इसी सेलर मेटाबॉलिज्म को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे, जो अंतिम क्लास में दिए हुए थे मेटाबॉलिज्म क्या है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्क्राइब कर चुके थे मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? तो हम बताए थे कि डिफरेंट टाइप्स के सेलुलर रिएक्टिविटी जो होता है, यानी जो रिएक्शन होता है सेलुलर, हम ये प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस, उसी प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये एक प्रकार का सेल का एक्टिविटी है। तो इसमें हम लोग पढ़े हुए थे क्या क्या, तो मेटाबॉलिज्म बराबर हम बताए हुए थे कि ये मुख्य रूप से जो है एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म का दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम लोग कहते थे क्या? मेटाबॉलिज्म। क्या कहते थे? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आप लोग को सही तरीके से ध्यान दे रही हैं, माइंड को कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए, और हम लोग देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है। तो पिछले क्लास में जो मेटाबॉलिज्म का डेफिनेशन लिखाए थे कि जीव द्रव्य में, यानी सेल के अंदर, किसके अंदर? ये देखिए, ये है हमारा सेल के अंदर ये रहता है प्रोटोप्लाज्म। क्या रहता है? प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म जो है लगभग 5000 केमिकल से बना हुआ है। तो अब ये 5000 केमिकल्स आपस में तो दोस्ती करके तो नहीं रहेगा, आपस में साझेदारी करके तो नहीं रहेगा, नूनू बाबू सुगा करके। तो ये क्या करता है? आपस में जो है हमेशा एक्टिविटी करते रहता है, हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहता है। झगड़ने का मतलब हुआ एक दूसरे से रिएक्शन करते रहता है। जैसे एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्शन करके कोई नया कंपोनेंट का निर्माण करता है। कोई कंपोनेंट, बड़े कंपोनेंट जब बन जाते हैं तो वो कंपोनेंट टूट करके फिर छोटे छोटे कंपोनेंट बन जाते हैं, फिर छोटे छोटे कंपोनेंट, फिर कभी कभी बड़े कंपोनेंट बन जाते हैं जब रिएक्शन होता है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। और इसी मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारे बॉडी का जो सेल्स है सब एक्टिवेट रहता है। इतना जो चेहरे का ग्लो दिख रहा है, हमारे स्किन जो अभी इतना सॉफ्ट दिख रहे हैं, वो सब मेटाबॉलिज्म पर निर्भर है। अगर से आपके शरीर के सेल का मेटाबॉलिज्म रेट घटता है, आपके शरीर का सेल का मेटाबॉलिज्म रेट घटता है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर जो है धीरे धीरे उसके त्वचा जो है क्या होने लगते हैं? झुर्रीदार होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? झुर्रीदार है। ये इसका रीज़न है। तो सेलुलर एक्टिविटी अर्थात सेलुलर मेटाबॉलिज्म को ही जो है वो क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है कि ये कितने एज के होते हैं, यानी एज को भी पता किया जाता है। इससे भी हम एज को भी पता कर सकते हैं, एज का भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये किस एज से बिलोंग्स कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं। तो ये सेलुलर एक्टिविटी, ये यानी कि जो जीव द्रव्य का एक्टिविटी है, ये विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक रूप में काम करते हैं। तो हम लोग जो है, हम लोग एक ही चीज़ सिर्फ ये मोटा मोटी सीख लिए कि इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं वो सारे केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, और केमिकल्स रिएक्शन करके कभी कभी कुछ मोटा ये बड़ा यानी कंपोनेंट बनाते हैं। तो कभी कभी कंपोनेंट जो है बड़ा बन करके वो कंपोनेंट छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के हो जाते हैं, अर्थात मेटाबॉलिज्म जो है दो प्रकार के हो जाते हैं। तो इससे हम लोग पिछले क्लास में ये इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं, तो आप लोग ध्यान से लिख लीजिए, देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए कि मेटाबॉलिज्म हेडिंग दिला करके और लिखाए हुए थे मेटाबॉलिज्म इक्वल टू एनाबॉलिज्म प्लस केटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म क्या है? तो ये भी बताए थे कि ऑल प्रोटोप्लाज्मिक रिएक्शंस को ही हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म। सभी जीव द्रव्य प्रतिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो नहीं लिखे तो अभी हम बोल दिए, उसको लिख लीजिए। और अब हम लोग जो चलेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या होगा? टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। याद रहेगा? टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म अर्थात मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से याद रखिए, मेटाबॉलिज्म दो ही प्रकार का होता है। एक तो ऐसा है जिसमें कि छोटे छोटे कंपोनेंट बड़े कंपोनेंट का निर्माण करेगा, और एक टाइप जो होता है वो बड़े कंपोनेंट को धीरे धीरे छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म लिख लिए सब लोग, इसको लिख करके
और हम लोग देखते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। तो मेनली तरीके से हम लोग पहला टाइप हम लोग देखेंगे, तो इसको मिटाते हैं हम, ठीक है। तो पहला टाइप जो है वो है हमारा नंबर 1। नंबर 1 में हम लोग देखेंगे एनाबॉलिज्म। पहला टाइप है क्या, एनाबॉलिज्म, ठीक है। एना मैंने जुड़ना होता है, याद रखिएगा, एना मैंने जुड़ना, बॉलिज्म ने मेटाबॉलिज्म, और या इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस। कॉन्स्ट्रैक्ट करता है, कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब संकुचनशील, अर्थात ये एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, यानी सिकुड़न हो जाता है, उसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस। कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इसको अपचय, क्या कहते हैं, सॉरी, इसको हिंदी में कहते हैं उपचय, और उसके बाद इसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोसेस, को आपस में जुड़ने का प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो इसके एग्जांपल के भी साथ हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मोटा मोटी हम लोग देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर जीव द्रव्य किस रूप से, यानी जीव द्रव्य जो है किस रूप से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। तो देखिए, जैसे सपोज दैट कोई मॉलिक्यूल्स है, सपोज दैट ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो सब जगह बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं। तो इसको हम लोग मेनी स्मॉलर कंपोनेंट, बहुत सारे छोटे छोटे कंपाउंड्स जो है, बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो इसी को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब ये एनाबॉलिज्म जो है आपस में जब जुड़ते हैं तो कोई बड़ा सा कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग सीखेंगे। तो क्या कौन सा कंपोनेंट बनाता है, तो सपोज दैट अगर फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है किसी भी प्लांट में, क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ ऑटोमेटिकली है कि क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज बनने के लिए क्या होता है, विभिन्न प्रकार के वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स चाहिए, सनलाइट का मॉलिक्यूल्स चाहिए, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल्स चाहिए। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स एब्सेंट भी रहता है तो वो तो फूड को तोड़ने में काम आता है, ठीक है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है तब उससे एनर्जी रिलीज करता है, तो उसको हम लोग रेस्पिरेशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा तो इसके माध्यम से छोटे छोटे कंपोनेंट जुड़ करके क्या बनाएगा, बड़े कंपोनेंट, अर्थात लार्ज कंपोनेंट का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, लार्ज कंपोनेंट, यानी बड़े यौगिक का निर्माण करेगा, ठीक है। बड़े यौगिक क्या कहलाएंगे, ये बड़े यौगिक। चलिए, तो हम लोग जो है छोटे छोटे यौगिक क्या कहेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे यौगिक जो हैं, छोटे छोटे यौगिक, 2 में हो गया 2 टाइम्स छोटे छोटे, ठीक है। छोटे छोटे यौगिक जो है क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और उससे एक बड़ा यौगिक का निर्माण करता है। इसी को हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो दिमाग में सेट करके रखना है कि एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है क्या, कि बहुत सारे स्मॉलर कंपोनेंट्स या बहुत सारे स्मॉलर कंपाउंड जो है आपस में, या बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ करके आपस में मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके क्या बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स या बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। तब उसी को हम लोग कहते हैं क्या, एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पर है क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, फोटोसिंथेसिस, याद रखना है, फोटो और सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब क्या, किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना। अब फोटो में लाइट होता है, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंस में, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में किसी चीज़ का संश्लेषित करके निर्माण करना, और प्रकाश में प्रकाश। तो यहाँ पे प्रकाश के उपस्थिति में क्या करेगा, तो जैसे फोटोसिंथेसिस में होगा क्या, तो दिमाग को कंसंट्रेट करके सुनिए। सबसे पहले कोई मॉलिक्यूल्स है, जैसे क्या, CO2, हम 6 दिए हैं ये बैलेंस करने के लिए, याद रखना है कि CO2 प्लस
H2O प्लस H2O, ये भी मॉलिक्यूल्स कितना लेते हैं, लगभग 6 लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट, क्या किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल जब इसमें आता है तो ये रिएक्शन करके बनाता है क्या, C6H12O6 प्लस क्या बनाएगा, प्लस ऊर्जा, ये वाटर भी वेपरेट करता है। जब फोटोसिंथेसिस होगा इसके अंदर वाटर लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या होगा कि वाटर लेवल भी यहाँ से रिलीज कर जाएगा, H2O, क्या रिलीज करेगा, H2O। ठीक है, अब जैसे ही H2O रिलीज किया तो उसके साथ साथ क्या बनाएगा, ये ऑक्सीजन भी बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, 6CO2। तो देखिए कार्बन कितना है, 6 और ये हो गया 12, तो 12 हाइड्रोजन, लेकिन वहाँ 12 हाइड्रोजन है तो 12 वहाँ और है, तो ये हम लोग दे देंगे 12H2O। कितना दे देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग करते हैं केमिकल रिएक्शन को, तो 12H2O। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन है किसका, फोटोसिंथेसिस का। किसका है, फोटोसिंथेसिस का। तो इसको जल्द से आप लोग नोट कीजिए, तो दिमाग में सेट करके रखिए कि इसके अंदर जो है क्या लिया, पौधा जो है, कोई पौधा प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जड़ से लिया, क्या, जड़ से लिया जल, खनिज पदार्थ, और उसके बाद ये क्या लिया, पत्तों के द्वारा लिया क्या, CO2 को ग्रहण किया, और CO2 के साथ साथ जो है सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी क्लोरोफिल, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल पर जैसे ही सनलाइट पड़ता है तो उसके पत्तों के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज। इसका नाम है क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, क्या नाम हो गया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनने के बाद ये जो है अब ऊर्जा रिलीज करेगा, तो ऊर्जा जो रिलीज करेगा तो फिर ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज, तो उसके लिए एक अलग प्रोसेस है। तो जो यहाँ पे एक बड़े कंपाउंड बना, इस बड़े कंपाउंड का ही नाम है क्या, एनाबॉलिज्म। क्या नाम है, एनाबॉलिज्म। तो उम्मीद है आप लोग को सही तरीके से सब दिख रहा होगा, तो आप लोग जल्द से नोट कीजिए और इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, एनाबॉलिज्म और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस लिख करके डैश दीजिए और लिखिएगा दैट प्रोसेस इन विच many smaller molecules or component, थोड़ा सा हम नज़दीक कर दे रहे हैं, many smaller molecules or component are combined to form a large complex compound, भी लिख सकते हैं, large complex compound, then it is called as anabolism। एग्जाम्पल लिख लीजिए, फोटोसिंथेसिस, फिगर बनाइए और ये लिखिए, हिंदी मीडियम लिखिएगा, फिगर हो गया, फिगर जल्द से बना लीजिए, जो नहीं बना पाए हैं तो वीडियो रोक करके फिगर बना लीजिएगा, लैंग्वेज लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा, वह मेटाबॉलिज्म जिसमें अनेक छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करता है, तब उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। लिख लिए सब लोग, चलिए। तो ये था हमारा क्या कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग जब चलेंगे तो इसमें एक ही चीज़ जो होगा वो चेंजेबल जो होगा, ध्यान से देखिए, अभी तुरंत आप लोग को फिगर इसी पे रहेगा और धीरे धीरे डिटरमाइन करेंगे। जो दूसरा नंबर है और दूसरा टाइप जो है, उस टाइप को हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं नंबर 2 दे देंगे हेडिंग,
उसको कहते हैं हम लोग कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से कहते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म या डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होना, टूटना। तो कैटाबॉलिज्म में सिर्फ देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिए, इस जगह हम लोग लिख देंगे कैटाबॉलिज्म, क्या लिख देंगे, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म में जो है, जो बड़े यौगिक हैं, क्या हैं, बड़े कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स लिख दिए तो लार्ज लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो कॉम्प्लेक्स बड़े यौगिक हैं, ये धीरे धीरे टूट करके छोटे छोटे यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कैटाबॉलिज्म। दिमाग में सेट करके रखना है कि इस प्रोसेस के अंदर कोई बड़ा कंपाउंड टूट करके, किसी के प्रेजेंस में कि टूट करके क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर कंपाउंड का निर्माण करता है, तब उसी को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल की तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे रेस्पायरेशन, प्लांट भी रेस्पायरेशन करता है, दिमाग में सेट करके रखना है। पौधे भी सांस लेते हैं, बट सम टाइम्स के लिए, कुछ ही समय के लिए वो सांस लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है तो कोई भी जीव है, दुनिया का कोई भी जीव है, याद रख लेना है कि दुनिया का कोई भी जीव हो, तो अगर उसके अंदर भोजन का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो वो भोजन को तोड़ने के लिए, अर्थात उससे ऊर्जा निकालने के लिए, यानी एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। चाहे वो किसी भी रूप में हो, डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन हो, या फ्रेश ऑक्सीजन हो, या किसी और तरीके से एयर में मिक्स ऑक्सीजन हो, लेकिन उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो रेस्पायरेशन में भी क्या होता है, जैसे प्लांट में अभी तुरंत हम लोग देखें, इस फिगर को आप लोग पहले ये वाला बनाइएगा, उसके बाद ये वाला बनाइएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम लोग क्या देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रोसेस होता है, थोड़ा लाइट चली गई है तो ध्यान से माइंड कंसंट्रेट करके देखिए। इसके अंदर प्रोसेस क्या होगा, जो ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन। तो हम लोग यहीं पे जोड़ देंगे कि प्लस इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन O2, क्या जुड़ गया, O2। और वो भी O2 जो है सिर्फ O2 सिंपली तरीके से नहीं, 6 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 6 मॉलिक्यूल्स जुड़ता है इसमें। अब जैसे ही जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आगे की ओर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा ये, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, जैसे 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएगा, प्लस 6H2O बनाएगा, प्लस बाकी क्या बनाएगा, एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, एनर्जी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी बनाया, एनर्जी बनाने के लिए क्या किया, ये बड़े मॉलिक्यूल्स जो ग्लूकोज था, उस ग्लूकोज को तोड़ करके एकदम छोटे छोटे कंपाउंड में बना दिया, जिसको हम लोग बोले क्या, कैटाबॉलिज्म। क्या बोले, कैटाबॉलिज्म। इसमें भी हम एग्जाम्पल जो लिखे हैं, ये फिगर जो होगा, वो फिगर आप पहले ये वाला बनाइएगा तब ये वाला, हम उसी फिगर को, ये एक मोटा मोटी तौर पर समझने का प्रोसेस है। लेकिन मेन एग्जाम्पल जो है याद रखना होगा कि एनाबॉलिज्म के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो हो गया एनाबॉलिज्म। अगर कैटाबॉलिज्म की बात करें तो जैसे ही एग्जाम्पल उसका दे देना है क्या, रेस्पायरेशन। जैसे प्लांट में अगर श्वसन हो रहा है तो श्वसन करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो ऑक्सीजन के जब प्रेजेंट में टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O अर्थात वाटर बनता है और एनर्जी बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। फिगर को जो है ये वाला इधर कर देना और ये वाला उधर कर देना, अगर सीधी डायरेक्शन में बना रहे हैं, क्योंकि एरो का निशान इसीलिए हम उल्टा दे दिए। कैटाबॉलिज्म मतलब समझ गए, दिमाग में सेट कर लेना है। कैटाबॉलिज्म का मतलब कोई भी बड़ा कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, टूट करके, ब्रेकडाउन होकर के छोटे छोटे स्मॉलर कंपाउंड में, छोटे छोटे अणुओं के रूप में, छोटे छोटे यौगिक के रूप में कन्वर्ट हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो लिखिए डैश दे करके,
तो ये हम लोग एक सेलुलर एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है सेल साइकिल। जल्द से इसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम अभी तक तो जो चल रहे थे वो सेलुलर एक्टिविटी का बेसिक ही चल रहे थे। अब जो चलेंगे वो मेन टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। तो इसको जल्द से नोट कीजिए। और इंग्लिश मीडियम तब तक इसको फिगर को बनाइए, हिंदी मीडियम तब तक फिगर बना लीजिए, इंग्लिश मीडियम लिखिए। दैट प्रोसेस इन विच a large complex compound break down into many smaller compound or molecules, then it is called as catabolism. डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस का मतलब भी होता है डिस्ट्रैक्ट होना। क्या होना? डिस्ट्रैक्ट होना, यानी एक दूसरे से टूट जाना। ठीक है, तो उतार लिए सब लोग, हिंदी मीडियम लिखिएगा। और जो याद रखिएगा, जिसको वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो लग रहा होगा तो वो क्वालिटी जो है 480 पर भी देख सकते हैं, 360 पे भी देख सकते हैं, उसको बढ़ा करके देख सकते हैं। और जो बच्चे लैंग्वेज नहीं उतार पाते हैं कभी कभी, तो वो बच्चे क्या कीजिए, वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ा देखिए, और एक बार देख करके एक बार समझ लीजिए। चलिए लिखिएगा, कैटाबॉलिज्म लिख करके डैश दीजिए और लिखिए, लिखिएगा वह मेटाबॉलिज्म जिसमें एक बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे अणु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बड़े कम जटिल यौगिक टूटकर छोटे छोटे अणु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तब उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मेटाबॉलिज्म इक्वल टू कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो ये सब हम लोग सीख लिए। अब इसको सब लोग इंग्लिश मीडियम में फिगर बना लीजिएगा, हिंदी मीडियम भी सही तरीके से। ठीक है, और जानते हैं कि अब तो अभी जो भी पढ़ा रहे हैं तो यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोडेड रहेगा, और वो भी पब्लिक पे हमेशा रहेगा। आप लोग जब मन तब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम तो इसको अब डिलीट नहीं करेंगे। तो माइंड कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है सेल साइकिल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक सेलुलर एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़े, एक सेलुलर एक्टिविटी है जिसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, सेल का साइकिल। हेडिंग देंगे हम लोग सेल साइकिल। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज सेल साइकिल, तो दिमाग में सेट करके रखना है। क्या करके रखना है? सेट करके रखना है कि सेल साइकिल क्या है। तो दिमाग में एकदम माइंड में बिठा लीजिए, द लाइफ साइकिल ऑफ क्या, सेल इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ठीक है, तो यानी कि क्या, सेल का, किसी भी कोशिका का, उसका क्या जीवन चक्र, क्या उसका जीवन चक्र को ही हम लोग कहते हैं क्या, सेल साइकिल, अर्थात कोशिकीय चक्र कहते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे कोशिकीय चक्र। कोशिकीय चक्र यानी चक्र मतलब क्या, चक्रण करना, मतलब जहाँ से आया, जहाँ से निर्मित हुआ, फिर वहीं तक प्रोसेस पहुँचना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल साइकिल, कोशिकीय चक्र। आप लोग को वीडियो क्वालिटी सही से जा रही है? लाइट कटी हुई है थोड़ा, चलिए, बड़ा संयोग था। तो अब हम लोग जो है
सेल साइकिल के बारे में क्या क्या सीखे कि सेल साइकिल जो है क्या है, सेल का जो पूरे जीवन काल अर्थात पूरा जीवन चक्र जो है उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, सेल साइकिल। क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, उसी को नाम देते हैं हम लोग सेल साइकिल। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। और क्या है सेल साइकिल, क्या होता है सेल का जीवन चक्र, हिंदी मीडियम लिख लीजिएगा इसको, सेल साइकिल लिख करके डैश दीजिए और लिख लीजिए, लिखिए किसी कोशिका के जीवन चक्र को किसी कोशिका के जीवन चक्र को सेल साइकिल कहते हैं। किसी कोशिका के जीवन चक्र को सेल साइकिल कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। लिख लिए। अब हम इसको थोड़ा सा क्या पूरा मिटा ही देंगे। तो चलिए हम लोग जो है सेल साइकिल जो समझ रहे हैं कि सेल का जो पूरा जीवन चक्र है उसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। आखिर सेल साइकिल में होता क्या है, सेल साइकिल है क्या, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटरमाइन करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग एक सेल को बनावट देखेंगे, सेल नहीं देखेंगे, यानी कि सेल जो है उसका जीवन चक्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक अंत होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है माइंड कंसंट्रेट करके सबसे पहले सेल को चक्रण दिखाने के लिए एक साइक्लिक नेचर का राउंडेड फिगर बनाएंगे। सपोज दैट सेल का कोई स्टेज ग्राउंड जीरो लेवल यहाँ से शुरू हुआ और फिर ये आकर के घूम करके पूरा अपना जीवन काल व्यतीत करके ऑल इंडिया पूरा वर्ल्ड घूम करके फिर अपना ही घर पहुँच गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोले सेल साइकिल। यहाँ से शुरू हुआ और फिर यहाँ तक आकर के यहीं तक पहुँच गया, यानी जहाँ से आया वहाँ पहुँच गया। यानी एक कोशिका जो अभी पेरेंट के रूप में है और वो पेरेंट जो है अपने संतति को अर्थात संतति कोशिका बनाया डिवाइड करके, और वो संतति कोशिका फिर से पेरेंट जो बन गया, तो यहाँ तक जो बना इसी पूरे सेल का जीवन काल कहलाया क्या, सेल साइकिल कहलाया। क्या कहलाया, सेल साइकिल। ठीक है, तो ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट रखना है और हम लोग देखेंगे कि अगर ये सेल साइक्लिक नेचर का बना दिए, साइक्लिक नेचर जो है सेल साइकिल अगर मान लेते हैं सपोज दैट अगर 100% सेल साइकिल है तो उसमें जो है कितना परसेंटेज जो है कौन कौन सा स्टेज आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए हम लोग जो है परसेंटेज जो है लगभग ये देखिए थोड़ा सा हम टेढ़ा कर दिए इसको। क्यों कर दिए, क्योंकि ये जो है ना हल्का सा कम होता है पूरा, अर्थात ये लगभग 40 to 50%, 50 लगभग 50 होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो अगर सपोज दैट सेल का ग्राउंड लेवल यहाँ से शुरू हुआ, ग्राउंड लेवल का मतलब G0 अर्थात ग्रोथ यहाँ 0 है, कोशिका है, ये कोशिका है, ऐसा ही कोशिका है, इसके अंदर कोई परिवर्तन अभी यहाँ नहीं है। कहाँ पे, G0 पर। ठीक है, यहाँ पे अभी इसका कोई परिवर्तन नहीं है। अब जो है इसमें धीरे धीरे परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन होना स्टार्ट हुआ। परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इसका सेल का शेप बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा। जब आकार बढ़ता है इसका तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं ग्रोथ 1, यानी पहला ग्रोथ अर्थात G1 फेज। क्या नाम देते हैं, G1 फेज। कोई दिक्कत, इसके अंदर जो सेल था, सेल का इसके अंदर जो है G1 फेज अर्थात ग्रोथ फर्स्ट, पहला ग्रोथ, और यहाँ तो ग्रोथ 0 था, लेकिन जब ग्रोथ हल्का सा भी करने लगा तो ये प्रवेश कर गया किस फेज में, G1 फेज में। G1 फेज में जैसे ही प्रवेश करने लगा तो अब इसके सेल के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं संपन्न नहीं हो रही, बट इसके सेल के शेप बढ़ रहे हैं, सेल के शेप बढ़ रहे हैं, यानी सेल का आकार जो है साइज इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज जो कर रहा है सेल का साइज, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है, जैसे ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए, तो डीएनए जो 2n में है वो 2n में ही रहेगा। क्रोमेटिड इसमें अगर ये है एक, तो इसके अंदर 2 ही क्रोमेटिड भी है, तो इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अभी कोई परिवर्तन नहीं। G1 फेज में सिर्फ सेल का साइज बढ़ता ही रहेगा, अर्थात अगर G1 फेज जो होगा अगर उसके अंदर डाप्लॉइड क्रोमोसोम है और उसके साथ साथ 2C है, यानी 2C मतलब 2 क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्योंकि एक डीएनए का निर्माण जो है 2
डीएनए स्ट्रैंड से होता है, तो ये याद रखना होगा। तो इसके अंदर सेल का भी कोई भी ग्रोथिंग नहीं हुआ। ये पूरा सेल का जो है लगभग 40 to 50% होता है। कितना? 40 to 50%, और ज़्यादातर 40 से 50 के बीच ही रहता है। 50 तो पार कर नहीं सकता है, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जो है ये धीरे धीरे जीवन पे जब ग्रोथ हो गया, अपने आप को खा पी लिया, तंदुरुस्त हो गया, बड़ा हो गया, विकसित हो गया, तो क्या करेगा? तो करेगा क्या? अपने ही जैसे किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा तो इसके अंदर होगा क्या? सेल बनाएगा? जी नहीं, अभी सेल डिवाइडिंग नहीं करेगा, सेल नहीं बनाएगा, नया सेल नहीं बनाएगा। लेकिन सेल जब पूरा वेल डेवलप्ड हो गया, यानी पूरा पूर्ण विकसित हो गया, सही तरीके से विकसित हो गया, तो इसके अंदर जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, वो जो है नंबर में बढ़ेगा। वो नंबर में बढ़ेगा तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये सपोज दैट ये लगभग 30 to 40%, या कोई बुक में आपको 25 to 35 के रेंज में देता है, तो हम लोग सपोज दैट मान लेते हैं 30 to 40% है। ये पूरे सेल साइकिल का लगभग ये 50%, तो ये 30%, तो 80 हो गया, बाकी बचा कितना? 20 में बाकी ये आएगा। तो यहाँ पे जो है ये क्या होता है? यहाँ इसको कहते हैं एस फेज। क्या कहते हैं? एस फेज। एस फेज का मतलब सिंथेसाइज्ड फेज। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, अभी तुरंत बताए थे। संश्लेषण में किसी चीज़ का निर्माण करना। क्या करना? निर्माण करना। इसके अंदर तो क्या है? क्या निर्माण करता है? कोशिका से कोशिका बनाता है? जी नहीं, अभी कोशिका से कोशिका नहीं बनाएगा। ये अभी क्या करता है? जो 2n है, इस 2n को 2n ही रहने देता है, लेकिन इसके अंदर जो 2c है, अर्थात क्रोमेटिड का नंबर, जो क्रोमोसोम्स जो है वो ग्रोथ करता है, अर्थात एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। पहले इसके अंदर कोई सेल है, तो सेल जो है, सेल तुरंत डिवाइड थोड़ी ना करेगा। पहले इसके अंदर जो गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स जो है, वो 1 से 2 बनाएगा, 2 से 4 बनाएगा। सपोज दैट ये 1 है इसके अंदर, तो ये 1 से क्या बनाया? 2 बनाया। और अगर इसके अंदर 2 क्रोमेटिड है, तो 2 क्रोमेटिड से इसके अंदर कितना बन गया? 4 बन गया, ठीक है। तो ये जो बना, अब इसी के लिए तब जब 4 बन जाएगा, तब एक क्रोमोसोम ये लेकर के, एक क्रोमोसोम ये लेकर के, 2 क्रोमोसोम को अलग अलग सेपरेट करके सेल क्या होगा? डिवाइड करेगा। तो अभी सेल डिवीजन इसके अंदर नहीं हुआ है। अभी सिर्फ क्या कर रहा है? सेल ग्रोथ करके उसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल को 2 गुना कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 गुना। तो 2n का 2n ही रह जाता है। लेकिन ये जो 2c है, ये 2c नहीं, बल्कि यहाँ पे हो जाता है कितना? 4c। कितना हो जाता है? 4c। अर्थात एक के अंदर अगर क्रोमोसोम्स का, क्रोमेटिड का नंबर 2 होता है, जिससे एक गुणसूत्र का तैयार होता है, तो यहाँ 2 गुणसूत्र मिल करके 4 क्रोमेटिड होता है, जिससे 2 गुणसूत्र बन गया। अब जैसे ही 2 गुणसूत्र बन गया, तो अब दोनों गुणसूत्र क्या होगा? धीरे धीरे सेपरेट होगा। क्या लेकर के? तो प्रोटोप्लाज्म को लेकर के, सेल वॉल का फॉर्मेशन करके। तो धीरे धीरे जब अलग होना स्टार्ट होगा, तो उसके लिए क्या चाहिए? फिर से सेल अडेप्टेड होगा, यानी फिर से सेल जो है जाएगा। जब डिवाइड हो गया, तो फिर सेल थक जब गया, तो फिर से अब खाएगा, पिएगा, मजबूत होगा, तंदुरुस्त होगा। तब जब जहाँ तंदुरुस्त होगा, जब जहाँ मजबूत होगा, वो हम लोग कह दिए उसको G2 फेज। क्या कह दिए इसको? G2 फेज, अर्थात ग्रोथ सेकेंड फेज। देखिए, पहला ग्रोथ फेज यहाँ था, ये ग्रोथ 0 था, यहाँ कोई 0, यहाँ कोशिका का कोई ग्रोथ नहीं, जैसा कोशिका है वैसा कोशिका रहता है। लेकिन इसमें जैसे ही ग्रोथ करना स्टार्ट किया, तो G1 फेज नाम दिया। अब इसी के अंदर जब गुणसूत्र का नंबर बढ़ने लगा, तो उसको सिंथेसाइज्ड फेज दिए। अर्थात जैसे गुणसूत्र का बढ़ना, जैसे क्या, इसके अंदर सेल के अंदर रेप्लिकेशन होता है, अर्थात डीएनए से एक नया डीएनए बनना। यानी ऑलरेडी पहले से एक डीएनए, एक सेल के अंदर एक गुणसूत्र था, लेकिन इसके अंदर एक गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र बन गया। अब 2 गुणसूत्र जब बना, तो दोनों गुणसूत्र क्या करेगा? अपना अपना 2 डीएनए जब बन गया, तो दोनों जेनेटिक मटेरियल सेपरेट हो जाएगा और 2 प्रकार के सेल्स का निर्माण करता है, यानी 2 सेल का निर्माण कर लेगा। तो इसको जो सेल का 2 को सेल निर्माण करने के लिए, डिवाइडिंग करने के लिए वेल डेवलप्ड होना चाहिए। अर्थात इसके अंदर फिर से क्या होता है? ग्रोथिंग करता है, अर्थात सेल फिर से एक अपने शेप में आता है, साइज में आता है, और उसको हम लोग नाम देते हैं G2 फेज। क्या नाम देते हैं? G2 फेज। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही चीज़ अब हम यहाँ तो एक छोटा छोटा सब बिंदु दिखा रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर अभी हम डिटेल्स पढ़ाएंगे। ये एक मोटा मोटी है कि सेल जो है किस किस तरह से अपना चक्रण करते रहता है, सेल कैसे अपना आया, अपना जीवन काल कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा है और कहाँ कहाँ से हो रहा है। ठीक है, और इसके आगे हम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो याद रखना है G2 फेज। क्या है? G2 फेज। ये लगभग
70 to 20% या इसको 15 to 20% मान सकते हैं। कितना मान लेंगे? 15 to 17%, 15 to 17%। कोई दिक्कत? अब बाकी जो परसेंटेज रहा वो चला आता है कहाँ पे? पूरे डिवाइडिंग फेज में। कहाँ आ जाता है? डिवाइडिंग फेज, जिसको हम लोग कहते हैं एम फेज। क्या कहते हैं? एम फेज। ये वाला जो फेज है इसको कहते हैं एम फेज, और ये छोटा सा जो पार्ट है ये भी डिवाइडिंग फेज का ही पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं सी फेज। क्या कहते हैं? सी फेज। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिवाइडिंग फेज। डिवाइडिंग फेज या माइटोटिक फेज। समझ गए? इसके अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर जो है यहाँ 4 अवस्थाएं संपन्न होते हैं। जैसे प्रोफेज सेल का स्टेज है, ठीक है, डिवाइडिंग का स्टेज है प्रोफेज, मेटाफेज, ये प्रोफेज पहले एनाफेज, तब मेटाफेज, तब टीलोफेज। ठीक है, ये 4 प्रकार के फेजे जाते हैं। अगर इसी के अंदर हम दिखाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। जैसे एक हो गया प्रोफेज पी, दूसरा हो गया प्रोफेज होने के बाद धीरे धीरे गुणसूत्र अलग अलग होता है, जिसको कहते हैं एनाफेज, ए हो गया। उसके बाद फिर जो है मेटाफेजिक प्लेट पर आता है तो उसको कहते हैं हम लोग मेटाफेज, जो हम लोग पढ़ेंगे। यही प्रोसेस सबसे बड़ा प्रोसेस है। और ये फिर जो है आगे की ओर जब चलता है तब ये चला जाता है किसमें? टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है? जब गुणसूत्र जो है अर्थात डीएनए जो है धीरे धीरे साइटोप्लाज्म को लेकर के अलग अलग स्पिंडल फाइबर के द्वारा या अलग अलग गुणसूत्र जो है धीरे धीरे साइटोप्लाज्म यानी कोशिकीय द्रव के साथ धीरे धीरे अलग होने लगता है। जब अलग होने लगता है तो कोशिका द्रव भी उसके अंदर अलग अलग होता है। तो इसी कारण से इसका नाम पड़ा है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस फेज, इसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस फेज। दिमाग में सेट करके रखना है कि इसके अंदर जो है सेल के डीएनए भी जो है सेपरेट होते रहते हैं। जब से पूरा कंप्लीटली रूप से सेपरेट हो जाते हैं तब लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, अर्थात इसके अंदर जो है ना ये वाला फेज में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही परफॉर्म्ड होते हैं। साइटोकाइनेसिस अर्थात सेल का डिवीजन और वाल का सेपरेशन यानी उसके जो भित्ति आवरण होते हैं सेल का वो धीरे धीरे अलग होने लगता है। देखिए जैसे ही हम लोग जब ऐसे तो इसको पढ़ेंगे ही पूरा। अब यहाँ से ये तो डिवाइडिंग फेज है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ नाम दिए हैं। पी मने प्रोफेज, ए मने एनाफेज, एम मने मेटाफेज, टी मने टीलोफेज। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में होता है इसमें क्या? टीलोफेज भी 2 प्रकार का, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। ठीक है, ये जो है मुख्य रूप से साइटोकाइनेसिस के अंदर वाल का सेपरेशन होता है। किसका सेपरेशन? वाल, भित्ति जो है जब सेल सिकुड़ता है, जब डीएनए अलग इधर भी आधा साइटोप्लाज्म इधर अलग इधर हो जाता है तो धीरे धीरे जो है उसका वाल सिकुड़ करके दोनों अलग हो जाते हैं सेल। तो वो किस में होता है? साइटोकाइनेसिस के अंदर। किसके अंदर होता है? साइटोकाइनेसिस के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो है आगे की ओर देखते हैं कि ये जो यहाँ से ले करके यहाँ तक प्रोसेस हुआ जिसके अंदर सेल जो है कुछ भी एक्टिविटी नहीं दर्शाया और मात्र कितना लगभग ये कहलाता है, लगभग ये हो गया आपका 3 से 4%, लगभग कितना 3 से 4% जो ये माइटोटिक फेज है या एम फेज है, क्या कहते हैं इसको? माइटोटिक फेज या एम फेज, ये लगभग 3 से 4% ही मात्र होता है जिसके अंदर क्या होता है? सेल का डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। तो अब सोचिएगा कि सर इतना सारा प्रोसेस हुआ तो इतना परसेंटेज हो रहा है और इसके बाद इतने में ही सब कुछ टोटल क्रिया संपन्न हो गया। तो ध्यान से सुनिए, जब आप क्या करते हैं घर का नींव जो है ना नीचे की ओर एकदम बेहतरीन तरीके से और बेहतर तरीके से धीरे धीरे आराम से और बेहतर खर्च करके जब बना लेते हैं, जड़ जब पूरा मजबूत कर लेते हैं तो ऊपर बनाने में सहूलियतें हो जाती है। तब दीवार दीजिए, आराम से तुरंत ढलैया कीजिए। जैसे हम लोग का बचपन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीतता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते चला जाता है तो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी प्रकार जिस समय ये सेल जो है जिस समय सेल नाजुक अवस्था में ग्राउंड जीरो लेवल पे रहता है तो उस समय सेल के अंदर सिर्फ क्या होता है? आगे जो जिससे लड़ना है अर्थात जिससे जो चीज़ करना है, क्या करना है? इसको डिवीजन करना है, सेल डिवीजन करना है। तो सेल डिवीजन करने के लिए देखिए इतना समय लगा दिया,
इतना समय लगा दिया क्या होने के लिए, सिर्फ सेल अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए। जैसे आप लोग क्या करते हैं, हमारे देश के भविष्य एक नीट का तैयारी करते हैं 5 साल तक, सिर्फ 3 घंटे का एग्ज़ाम देने के लिए, मात्र 3 घंटे का। जैसे आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसी में तैयारी करते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं, इसमें 1 साल तैयारी, पूरा 12th का तैयारी, फिर 11th की तैयारी करते हैं और उसके बाद एक मात्र 3 घंटे की एग्ज़ाम उससे होती है आप लोग का, जो हम आपको पूरा जीवन जो 2 साल पढ़ाई करते हैं उसका पूरा डिटरमाइन कर देता है वहीं पे कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे होता है। यहाँ पे भी जो है सेल जो डिवीज़न करता है, तो डिवीज़न करने से पहले ही सेल अपना वेल डेवलप्ड हो जाता है, सब चीज़ों से वेल डेवलप्ड है यहाँ। अब यहाँ इसके अंदर कोई भी चीज़ का निर्माण नहीं होगा, सिर्फ इसके अंदर डिवीज़न होगा। ऑल चीज़ जैसे डीएनए का डिवीज़न होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा, अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, क्रोमेटिन नेटवर्क है तो क्रोमेटिन नेटवर्क सेपरेट होगा, और उसके बाद धीरे धीरे अगर जाल रूप में है तो धीरे धीरे जाल रूप में सेपरेट होगा, फिर एनाफेजिक प्लेट पर आएगा, मेटाफेजिक प्लेट पर आएगा, फिर जाकर टीलोफेज में धीरे धीरे वो सेपरेट होना स्टार्ट होगा, और साइटोकाइनेसिस के द्वारा वो दोनों सेल एक दूसरे से अलग हो जाएगा। हम लोग तो बहुत ही माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस एकदम सिंपल तरीके से पढ़ लिए हैं। क्या पढ़ लिए हैं? सिंपल तरीके से कि ये माइटोसिस में सेल कुछ नहीं करता है, सेल डिवीज़न नहीं होता है। माइटोसिस फेज होता है तो उसमें गुणसूत्र जो है समान रूप से डिवाइड हो जाता है। मियोसिस फेज आता है तो उसमें जो है सेल का डिवीज़न जो है उसके अंदर सेल का डिवीज़न होता ही है, लेकिन उसके अंदर क्रोमोसोम्स का हाफ इक्वल डिवीज़न होता है। तो ये चीज़ जो है हम लोग तो बहुत शॉर्ट वे में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसी के अंदर बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर हम लोग को पढ़ना है। यही 5 स्टेज, ये चार स्टेज ये और 1 स्टेज ये हो गया। 5 स्टेज मुख्य रूप से पढ़ना है जो बहुत ही ज़्यादा इलोंगेटेड है, और यही 5 स्टेज जो है हमेशा अभी अगर पढ़ लेते हैं तो दिमाग में अभी लक्ष्य लेकर के चल लीजिए। मेडिकल पढ़िए, 11-12 पढ़िए, या बीएससी पढ़िए, या ग्रेजुएशन या तो आप एमएससी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन अगर जूलॉजी या बायोलॉजी से अगर रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ जो है ना हमेशा घूम करके आएगा। ये चीज़ आपको हमेशा सताएगा। अगर ये चीज़ अगर सही से नहीं समझ पाए, ये इस चीज़ को अगर सही से नहीं जान पाए, तो याद रखिएगा हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहेगा आपके जीवन में। क्योंकि ये वर्ड जो है ना, कुछ भी चीज़ अगर सेल का ही ग्रोथिंग पढ़िएगा तो उसमें भी सेल का माइटोसिस मियोसिस आएगा ही। अगर कोई जीव पढ़िएगा उसमें भी कहेगा क्रोमोसोम्स डिवाइड हो रहा है, तो वो भी माइटोसिस मियोसिस के कारण हो रहा है। तो कुछ भी पढ़िए, माइटोसिस मियोसिस जो है रूट है किसका? बायोलॉजी का, जड़ है। इसीलिए अगर इसको नहीं पढ़े तो याद रख लीजिए पूरा बायोलॉजी पढ़ करके ख़त्म कर दीजिएगा, पता चलेगा हमेशा माइटोसिस और मियोसिस बस 2 ही शब्द के बारे में जानते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसके अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप लोग को धीरे धीरे बारीकी से हम लोग पढ़ाई करेंगे। आज जो है आप लोग इसको पूरा याद कर लीजिए। हाँ, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक का फेज कहलाता है वो फेज कहलाता है आराम से सोया हुआ फेज, यानी रेस्टिंग फेज, या तो इसको और दूसरे नाम से देते हैं इंटर फेज। क्या नाम देते हैं? इंटर फेज, या इसी को दूसरे नाम से कहते हैं रेस्टिंग फेज। कौन फेज कहते हैं? रेस्टिंग फेज। कोई दिक्कत? याद रखिएगा 2 ही फेज, अर्थात हमारे पूरे सेल के अंदर पूरा सेल जो है जहाँ से शुरू हुआ जहाँ अंत हुआ उस पूरे सेल साइकिल में मेनली तरीके से अगर मोटा मोटी तौर से समझें तो मेनली तरीके से 2 स्टेजेज हो गए। कितने स्टेजेज? 2 स्टेजेज। पहला एक हो गया डिवाइडिंग, या तो पहला इसको लेंगे, पहला हो गया इंटरफेज। क्या हो गया? इंटरफेज। और दूसरा हो गया इंटरफेज या रेस्टिंग फेज इसको बोल दिए, और दूसरा फेज हो गया डिवाइडिंग फेज। यानी एक में जो है इंटरफेज में अपना सेल पूरा वेल डेवलप्ड हुआ, और डिवाइडिंग फेज में सेल जब पूरा एकदम खा पी करके तंदुरुस्त हो गया है तब वहाँ जा करके डिवाइड करना स्टार्ट किया और एक सेल से नया सेल का निर्माण करना स्टार्ट करेगा। तो जो इसके अंदर पूरा प्रिपेयर हो रहा है बॉडी या सेल आगे की ओर ग्रोथ करने के लिए या डिवाइड करने के लिए, उसी के पूरे लाइफ साइकिल को ही हम लोग कह दिए क्या? सेल साइकिल। क्या कह दिए? सेल साइकिल। तो इसको आज आप लोग नोट कर लीजिए और लगभग 10 टाइम्स इसको लिख करके बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और ये जो है ये पूरा स्टेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा स्टेज कहलाता है। ये जो दिख रहा है ना ये पूरा स्टेज कहलाता है एम फेज। क्या कहलाता है? एम फेज, या तो पूरे को कहते हैं डिवाइडिंग फेज। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर हम टाइप लिख दिए हैं, जिसमें से पहला टाइप है क्या? प्रोफेज, दूसरा एनाफेज,
तीसरा मेटाफेज और टीलोफेज और तब साइटोकाइनेसिस। अब यही जो है फेज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स रूप में, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग इसको पूरा नोट कर लीजिए। क्या कर लेना है, नोट कर लेना है, आगे की ओर हम लोग देखेंगे। और ऐसे ही अगर पढ़ना चाहते हैं और ऐसे ही पूरा सेल साइकिल बेहतर तरीके से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि अलग अलग प्रकार के बच्चों को ये मिल जाए। क्योंकि बच्चे सब जो हैं सिर्फ वो बायोलॉजी जब आते हैं तो बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या है सेल साइकिल। बस कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर जो है उनको सिर्फ एक बात बता देता है कि ये है माइटोसिस और ये है मियोसिस, ये है अर्धसूत्री विभाजन और ये है समसूत्री विभाजन, और इसके अलावे बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। तो जो माइटोसिस और मियोसिस होता है वो उसी का एकदम पूरा डिटेल है कि अब माइटोसिस कैसे होता है और मियोसिस कितना कैसे होता है। क्योंकि जब आप लोग का जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होता है, 12th में एक चैप्टर है 6, जब जेनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट होती है तो उस समय बच्चे को जब एनाफेज, टीलोफेज, पैकिटिन स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज, टीलोफेज, ये सब शब्द आते हैं, उस समय घबरा जाते हैं कि सर ये सब है क्या। तो उस समय तो टीचर तो लड़खड़ा के निकल जाते हैं कि चलो भाई ये तो ये चीज़ है, ख़त्म हो गया। तो हम लोग को जो है हमेशा 12th पढ़ाने के साथ साथ इसको संडे को हमेशा पढ़ाना पड़ता है। क्योंकि अगर इसको संडे को नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को तो सेल साइकिल अगर पूरा नहीं पढ़ पाइएगा तो जेनेटिक्स चैप्टर मजबूत नहीं होगा। जेनेटिक्स का जो है ना बेस यही है। अगर जेनेटिक्स और उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन में भी सब जगह काम आएगा। जहाँ भी यानी कि सेल डिवीज़न स्टार्ट हुआ तो समझिए वहाँ सेल साइकिल का शब्द नाम आएगा ही, और सेल साइकिल के शब्द का एक ना एक पॉइंट जरूर आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है पूरे को नोट कर लीजिए, और पूरे को नोट करने के बाद इसको बढ़िया से याद कर लीजिए कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले G0 मतलब हो गया कि इसमें ग्रोथ कुछ नहीं, एकदम जैसा है सेल वैसा ही है। सेल अगर हल्का सा भी वृद्धि किया तो इसका मतलब वो आ गया किसमें, G1 फेज में। और G1 फेज से जैसे ही हल्का सा भी वो वृद्धि करके अपना डीएनए से नया डीएनए बनाने लगा तो वो हो गया S फेज, सिंथेसाइज्ड फेज जिसको कहते हैं, सिंथेसिस, संश्लेषण फेज, संश्लेषित अवस्था। अब जैसे ही संश्लेषित अवस्था होता है तो उसके अंदर डीएनए टूटता है, अलग अलग नया डीएनए बनता है, और डीएनए जब नया बनता है तो फिर से सेल एडेप्टेड करने के लिए प्रवेश कर जाता है G2 फेज में। और G2 फेज में जाने के बाद सेल फिर से डेवलप्ड होता है और जाके तब चला जाता है किसमें, M फेज में, ठीक है। तो कोई दिक्कत है तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और कुछ आप लोग को जो थोड़ा सा वीडियो क्लियर या ये चीज़ में अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो अभी थोड़ा सा हम पूरा सेटअप नहीं किए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम बस ये चाहते हैं कि जब तक चल रहा है बच्चे को ज्ञान दे, ठीक है। और धीरे धीरे इस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करेंगे, थोड़ा बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करेंगे। आप तब तक पढ़ाई करते रहें ऐसे ही और बेहतर तरीके से पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू एंड अगेन सी यू टू नेक्स्ट वीडियो। और जो बच्चे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे का वीडियो याद रखिए, पहले हम पढ़ा चुके हैं साइटोलॉजी क्या है, सेल बायोलॉजी क्या है, और उसके साथ साथ सेलुलर एक्टिविटी जो आज पढ़ा है मेटाबॉलिज्म, तब हम लोग चल रहे हैं सेल साइकिल। ये तीसरा है, जो आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे का सही से वीडियो देख लीजिए, तब धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। अब इसको पूरा क्लियर कर लीजिए और इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को भी और अपने भी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना बायोलॉजी का एकदम बेस है, बेस जिसको जड़ कहा जाता है। अगर ये चीज़ मजबूत नहीं हुआ तो वो पूरा बायोलॉजी कमज़ोर रह जाएगा, ज़िंदगी भर कमज़ोर रह जाएगा। हमेशा जो है ना आपको प्रैक्टिकल हो गया या थ्योरी हो गया, सब जगह ये वर्ड आएगा, माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है। थैंक यू, सी यू टू नेक्स्ट वीडियोज़।